Okay, let's go. We are covering the July and August. So, the important topic of today's that is Digital Bharat Nidhi. प्राइमरली रूरल एरिया के अंदर या जहां पर अभी तक इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं पहुंची है वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू या फंड मैनेजमेंट के थ्रू इंटरनेट फैसिलिटीज पहुंचानी है। क्लियर? तो एक पुराना फंड था यूएसओएफ करके, उसी को चेंज किया है डिजिटल भारत निधि के नाम पर। then there will be challenges in the functioning of parliament. So you know कि मई जून के अंदर इलेक्शंस हुए थे, तो आने वाले महीनों में काफी लिटरेचर लिखा गया अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था कि ओवर द इयर्स किस तरीके से नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स या नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हुए हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर। तो वो डेटा कहीं कोट करने के काम आ जाएगा। बट इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए थे। मेरा पर्सनल फेवरेट अगर आपको कहीं मिल जाए आपको पढ़ने के लिए, तो मनीष तिवारी जी हैं एमपी चंडीगढ़ से, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लिखा था आर्टिकल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली अबाउट द डिसरप्शंस। काफी एनरिच्ड आर्टिकल था वो। तो अगर ऐसा कहीं आपको गूगल सर्च करके मिल जाए वो आर्टिकल की एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। क्या? तो एक्चुअली क्या हुआ था, पहले एक आर्टिकल लिखा था डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने, तो उसमें ऑपोजिशन को काफी अक्यूज किया था कि आप हाउसेस को चलने नहीं दे रहे हैं, डिसरप्शंस बहुत हो रहे थे हाउस के अंदर। वो कभी चाइना को लेके हो गया, कभी मणिपुर इशू को लेके हो गया। तो उसमें डिप्टी चेयरमैन ने काफी क्रिटिसाइज कर दिया अपोजिशन को कि अपोजिशन नहीं चल रही है। इसी के जवाब में फिर मनीष तिवारी जी ने एक काउंटर आर्टिकल लिखा था कि यार सिर्फ दैट, एक और बड़ी प्यारी थीम थी दैट हाउस डू नॉट बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव ओनली, द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग टू द अपोजिशन एज वेल। तो वो कंसर्न रेज किए थे। मेंस के लिए काफी अच्छे दोनों आर्टिकल हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो काफी इंसाइटफुल आर्टिकल्स है, उसमें से एक चीज ये उठा लेंगे। चलिए, देन सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब क्लासिफिकेशन इन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। बहुत टाइम से बेसिकली रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म की बात की जा रही है, लेकिन हमारे पास टेंजिबल कोई अथॉरिटी नहीं थी कोर्ट करने की। स्पेशली अपार्ट फ्रॉम द सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST लिस्ट, the creamy layer concept. So creamy layer concept after Indrasani judgment is implemented in OBC list. I believe you know a bit. लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में अभी तक क्रीमी लेयर कंसेप्ट लागू नहीं किया गया था। और फिर एक चैलेंज ये भी था, बिकॉज देयर इज अ प्रिज्यूम्ड बैकवर्डनेस इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, तो क्रीमी लेयर कंसेप्ट लागू करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपार्ट फ्रॉम सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर, एक और चीज दे दी है दैट क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्टेट के लिए ओपन किया गया है कि स्टेट अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अब स्टेट को एक ही चीज होगी कि अगर वो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बरकरार रहेगी एज ऑफ नाउ। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर कर लेंगे। देन इट विल बी कमिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ 2024 itself. What is global gender gap index? Anyone? क्या गैप, किस तरह का जी? ओके और वेरी गुड, देर आर 4 पैरामीटर्स प्रिसाइसली, और उसके सब हेडिंग बहुत सारे चेक करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, इंडिया में वुमेन की हालत और फिर कितनी जेंडर पैरिटी है, दैट टू ऑन डिफरेंट पिलर। इसकी सबसे बेहतर रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो मेल और फीमेल में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन कितना लैगिंग बिहाइंड है वुमेन। बहुत सिंपल तरीके से देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आई विल एक्सप्लेन, के अलग अलग पैरामीटर पे जो अपॉर्चुनिटीज अवेल हो रही हैं उसमें मेल के मुकाबले फीमेल कितनी पीछे हैं, जेंडर गैप कितना है। तो अगर 100 मेल बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसके मुकाबले में कितनी फीमेल स्कूल पहुंच पा रही हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मेल के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और फीमेल कितना अपॉर्चुनिटी को अवेल कर, तो इट इज अबाउट जेंडर गैप। और यह है कंट्रीज को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने अपना कितना जेंडर गैप ब्रिज कर लिया है, खत्म कर दिया है। तो जितना खत्म करेंगे उतनी ज्यादा जेंडर पैरिटी होगी।
But interestingly, nowhere on this planet Earth, the gender gap is totally closed. हर जगह कुछ ना कुछ तो बैकवर्डनेस आपको देखने को मिलेगी. तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मेंस के लिए बहुत अच्छा वेपन है, आप डिफरेंट जगह कोट कर सकते हैं. तो इसमें खासकर विल नॉट समराइज जस्ट टू हैविंग लुक एट द इंडियाज रैंक. यहाँ पे भी डिटीरियरेशन हो रही है लगातार, लेकिन फिर अकेले अकेले पैरामीटर में जाके कुछ डेटा नोट कर लेंगे तो इंडिया का काफी जो नया डेटा जैसे एमएमआर के ऊपर है ना, आईएमआर वगैरह का डेटा, वो यहाँ से आपको कुछ लेटेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो सर्वे रिपोर्ट्स हैं. बट हम उन्हीं को सही मान के चलेंगे कि वो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और कोई है नहीं हमारे पास. क्लियर? चलिए, देन लेटरल एंट्री टू द इंडियन ब्यूरोक्रेसी. ये भी करंट अफेयर में इसलिए आया था कि यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद अपोजिशन ने भारी हंगामा किया और यूपीएससी को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ गया था. एंड द सोल रीजन जो भी राहुल गांधी जी काफी ज्यादा लेके चल रहे हैं, दैट रिजर्वेशन, कि क्योंकि लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, उसका एक टेक्निकल रीजन है. क्या? तो वो वापस ले लिया था. हम समझेंगे लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है, अदरवाइज गवर्नेंस में हम इसको पढ़ते भी हैं. एनीवन, व्हाट इज लेटरल एंट्री? ठीक है, ऐसे ही शब्द यूज हो रहे हैं, बड़े पिजोरेटिव वर्ड्स यूज हो रहे हैं इसके लिए एक्चुअली. यार सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा तो जरूर है कि स्पीकर ओम बिरला की बेटी को कुछ ऐसा मिला है इंस्टेड. मैंने देखे, एक तो ये पढ़ा नहीं है कि उनको किस थ्रू एंट्री मिली है, और मुझे इसके बारे में पता नहीं है. बट इन एनी केस आई डू नॉट बिलीव दैट इज अ लेटरल एंट्री. शी इज यंग. एग्जामिनेशन थ्रू ही है ना वो. हाँ, इन एनी केस यहाँ पे तो वैसे भी डिफरेंट पोस्ट के लिए लॉन्ग एक्सपीरियंस चाहिए. 40 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस मांग रखा है. तो एट सच अ यंग एज विदाउट एनी एक्सपीरियंस आई डू नॉट बिलीव दैट इज अ लेटरल एंट्री, नो. बट हाँ, क्योंकि ये कई बार क्लास में एक दो बार या मुझसे ही पूछ लिया, इसको मैं पढ़ के आऊंगा कहीं ना कहीं. अब एक लेडी के बारे में क्या पढ़े यार, किससे मिल गया, पर ओम बिरला की बेटी है तो हाईलाइट हो गया. मैंने पढ़ा नहीं है. किसी को पता है इसके बारे में? पता है इसके बारे में? हाँ हाँ, ठीक है. ऐसे ही सोशल मीडिया पर बना लिया, बट इतना तो नहीं ना यूपीएससी में बिना एग्जाम के किसी को लगा देंगे. आपने कब पढ़ा है ये चीज? मैं भी इसी चीज में बिलीव करता हूँ कि उन्होंने एग्जाम दिया होगा, रिजर्व लिस्ट के अंदर होगा, बाद में सिलेक्शन हो गया. हाँ जी, ठीक है, पढ़ लो यार, ठीक है पढ़ लो, इंटरेस्ट के लिए. अभी एग्जाम भी थोड़ा दूर है, पढ़ लो. चलिए, क्लैरिटी ले लीजिए आप, जरूरी है लाइफ में. आ जाइए. देन इन द एंड प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग, वो पीएम श्री स्कूल बेसिकली जो कहते हैं, उसके कुछ क्रेडेंशियल नोट कर लेंगे. क्लियर है यहाँ तक? तो लाइट लाइट से टॉपिक है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है. बट हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट वन डिजिटल भारत निधि फॉर प्री पर्पस, देन सुप्रीम कोर्ट सब क्लासिफिकेशन एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोथ फॉर प्री एंड मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसको नोट कर लीजिएगा. लिटरल एंट्री मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर? चलिए शुरू करते हैं. डिजिटल भारत निधि कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लाइट सा है, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेंगे. ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड लेटरल एंट्री डायरेक्ट. हाँ ठीक है, एग्जैक्टली. चलिए, तो सिंपल गेम ये है, एक नया फंड क्रिएट किया गया है, एक नई अटेम्प्ट है सरकार की तरफ से कि वो बैकवर्ड रीजन, स्पेशली ऑफ द रूरल एरियाज, जहां पर अभी टेलीफोनिक फैसिलिटी या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई है. जैसे आप कई बार टीवी पे न्यूज़ देखेंगे, कोई ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है कि बिहार के इस जिले में लोगों को 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है गांव से, तब जाके मोबाइल का टावर आता है उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर. मोबाइल का टावर आएगा तब जाके उनको इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी. तो स्कूल के बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग. तो अभी भी बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट और टेलीफोनिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं. अब इसी को कवर करने के लिए टेलीकॉम कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, एक नई हम कोशिश कर रहे हैं. तो क्या किया है, डिजिटल भारत निधि एक बनाया है हमने. किसको रिप्लेस करेगा? दैट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. तो पहले से एक फंड है हमारे पास, यूएसओएफ करके. इस फंड में करती क्या थी सरकार, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाया गया था, जो इनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर लगाते हैं.
एक तरह का आप सरचार्ज या कुछ ऐसा समझ लीजिए। क्लियर? तो जो भी कंपनीज का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसके ऊपर 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी चार्ज किया गया। ये 5% से अब क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हाई है इन कंपनीज का, एंड वी आर हैविंग मल्टीपल कंपनीज जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है, छोटी से लेके बड़ी, तो व्हेन फंड इज कलेक्टेड इट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एक अच्छा खासा फंड हमारे पास क्रिएट हो जाता है। अब इसी के थ्रू कोशिश की जा रही थी कि सर हम रिमोट एरिया के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो है कंपनीज को कुछ ऑफर देंगे, कुछ सपोर्ट सिस्टम लेके आएंगे और फिर रूरल एरिया के अंदर टेलीकॉम कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करेंगे। तो लेटर ऑन आगे हम देख लेंगे, इसके साथ भी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ठीक नहीं थी और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पैसा कम जमा हो रहा था, बल्कि इसके उलट ये था कि जितना पैसा इकट्ठा हो रहा था उतना खर्च भी नहीं कर पा रहे थे, तो फंड में पैसा पड़ा रह जाता था। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म चेंज किए गए हैं और इसको एक नया नाम दे दिया है डिजिटल भारत निधि। अब होगा क्या कि जो भी ये पैसा इकट्ठा होगा सबसे पहले डिजिटल भारत निधि में सीधा नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा अगर इसमें आप पॉलिटी को यूज करें तो सबसे पहले ये पैसा कलेक्ट होके जाएगा सीएफआई के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। So under Article 266, we are having Consolidated Fund of India. Raise your hand. Which type of money goes to CFI? I give you a hint. 3 type of money goes to CFI. किसकी सैलरी, उससे सैलरी निकलेगी कि उसमें अपनी डाल दोगे? मैंने ये पूछा ही नहीं, उस तो कट दोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पैसा सीएफआई में डिपॉजिट होता है? और गुड, चलो। और फिर पीआई में क्या डालोगे? दोबारा बताएं, लिख लो। टैक्स कलेक्टेड कितनी बार लिखोगे पर याद कर लो। टैक्स कलेक्टेड, लोन्स रेज्ड, इनकम रिसीव्ड। टैक्स कलेक्टेड, लोन्स रेज्ड बोरोइंग, इनकम रिसीव्ड। तो जो आप कह रहे हैं टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट इनकम, ठीक है। 3 तरह का पैसा जाता है। अब क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ अ टैक्स सिस्टम, तो ये पैसा सबसे पहले जाएगा सीएफआई में और फिर टाइम टू टाइम सीएफआई से पैसा निकाल के सरकार कहां डालेगी? इन डिजिटल भारत निधि। तो एक नया फंड हम क्रिएट कर देंगे। क्लियर? अब इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी, मतलब इस सारे फंड की यूटिलाइजेशन, और बिडिंग सिस्टम के थ्रू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और फिर इस फंड का सपोर्ट दिया जाएगा। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, बट हो सकता है वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हो। उसके बाद बिडिंग निकाला करेंगे कि यार बिहार के बस्तर एरिया के इस सेगमेंट के अंदर हम टेलीकॉम प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। अब उसके लिए बिडिंग प्रोसेस या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन करके भी कोई वो प्रोजेक्ट ले सकता है। तो डिफरेंट कंपनीज आएंगी, बिडिंग करेंगी या फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंगी सरकार से, और उसके बाद से बिहार बस्तर के अंदर उन्होंने टेलीकॉम प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करना है। तो फिर क्या करेंगे? इसी डिजिटल भारत निधि के अंदर जो पैसा है उसके थ्रू ऐसी कंपनीज को कुछ ना कुछ सपोर्ट दिया जाएगा कि चलिए लैंड एक्विजिशन में स्टेट हेल्प कर देगा, फिर आप इतना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इतने पैसे हम उसके अंदर आपको रिवर्स कर देंगे, रीएम्बर्समेंट कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि प्राइवेट कंपनीज इंस्पायर होंगी बैकवर्ड एरिया के अंदर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। लेकिन फिर कंपनीज तो वैसे भी चाहती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो इन एरियाज के अंदर वो खुद से क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकार को इंसेंटिव क्यों देना पड़ रहा है? नॉन रेवेन्यू टाइप ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम समझ लीजिए, आप ही अगर एक टेलीकॉम कंपनी चलाते हैं, अगर आप बॉम्बे, चंडीगढ़ ऐसे शहरों में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो कंज्यूमर ज्यादा मिलेंगे आपको। डेंसली कंज्यूमर एरिया है ये, ऊपर से लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी है कि वो आपके अच्छे अच्छे पैकेजेस परचेज कर लेंगे, तो शायद उनको आप ही के इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू नेटफ्लिक्स भी देखना हो। तो पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, कंज्यूमर भी ज्यादा है। रूरल एरिया के अंदर, बैकवर्ड एरिया के अंदर पहली बात तो
कस्टमर्स कम मिलेंगे और इतने हाई एंड कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, पेइंग कैपेसिटी कम है, और फिर आपका प्रोजेक्ट लगाना, उसकी गेस्टेशन कॉस्ट, ये सब हाई हो जाता है कि पता नहीं कितने सालों में रिकवरी होगी। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एज प्लेन एज इट इज। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला लिख लीजिए पहले तो। डीबीएन लिख लिया है, वुड रिप्लेस यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, which is a pool of funds generated by 5% universal service levy charged upon all telecom fund operators on their adjusted gross revenue. Please do write. Contribution made by telecom companies would first credit it to CFI, and then center will deposit money to DBN from time to time. पहले CFI में जाएगा, फिर टाइम टू टाइम बिल पास होगा और पैसा डिजिटल भारत निधि में आ जाएगा। Please do write in simpler form. Funds will be used to support services promoting access to telecom services in underserved, rural, remote, and please do write urban areas. देखो होता क्या है, कई बार ना एमसीक्यू में अगर डालेंगे तो फिर इस तरह की चीजें डाल देते हैं वो माइनर जो है मिस्टेक कराने के लिए, दैट डीबीएन विल बी यूज्ड ओनली फॉर रूरल एरियाज। तो फोकस जरूर रूरल एरिया, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्बन को आपने एग्जम्प्ट कर दिया, तो अर्बन एरियाज में भी यूज किया जाएगा। ये ऐसे शब्दों से बस बच के रहिएगा। तो अर्बन को हाईलाइट कर लीजिए यहां पे, ठीक है। प्लीज डू राइट, सेंटर विल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर, who will select DBN implementers. To bidding or invitation of applications from eligible persons. बॉक्स में हाईलाइट करके लिखिएगा दैट यूटिलाइजेशन ऑफ यूएसओएफ, जिससे पहले फंड था, was established in 2003. The government collected 41,740 crore rupees. 41,740 crore rupees during 2017 to 22, of which it had utilized 30,213 crore. That is 72%. 72% of the fund. अब समझिए, जब भी हम मेंस में कुछ ऐसी चीजें लिख रहे होते हैं, पेपर 2 के अंदर खासकर, एक फंडामेंटल मिस्टेक कई बार हम कर देते हैं कि हर जगह एक चीज चिपका देते हैं, दैट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। पैसे नहीं है जी,
मतलब एक तो मुझे पैराडॉक्स नहीं समझ में आता है कि एक तरफ हम कह रहे हैं सर हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं, 5th तो चलो है ही, है ना। और फिर मतलब एक तरफ आपकी इतनी बड़ी इकॉनमी है, दूसरी तरफ जहां कहीं पैसे की बात आ जाएगी तुरंत रोना, वही मिडिल क्लास अप्रोच, पैसे है ही नहीं है ही नहीं, जहर खान नहीं है। प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। आप बहुत सारे फिनोमेना में जब एक्चुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, लाइक हम कह रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, आप फिर एनएचएम का डेटा देख लीजिए, जाके नेशनल हेल्थ मिशन का कैक की रिपोर्ट देख लीजिए, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। बजट में आता है लैप्सेबल फंड, एक साल में 100% यूटिलाइजेशन ही नहीं है। पता नहीं कौन से गधे बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि पैसा होते हुए भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेम इज हियर। तो बहुत सारे फिनोमेना के अंदर आप देखेंगे पैसे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम आंसर में क्या लिख दे रहे हैं मेंस के अंदर, सर रिसोर्सेज नहीं है, सर पैसे की कमी है। फंडामेंटल मिस्टेक है, वहीं रगड़ के रख देंगे। पेपर 2 क्रिटिकल क्यों है, मेंस की मैं बात कर रहा हूं। क्यों रैंक 1 गौरव अग्रवाल भी डबल डिजिट में नंबर लेके आते हैं, 100 का बैरियर पास नहीं हो पा रहा है उनसे, कोटिंग द अथॉरिटी ना। फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं सर कि हमें बस हमारे कुछ फिनोमेना बने हुए हैं, हम जाके डीप में चीजों को देख ही नहीं रहे हैं कि रियल गवर्नेंस कहां चल रही है। तो इस तरह के पॉइंट जरूर हाईलाइट कर लिया कीजिए, नोशंस तोड़िए जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। क्लियर यहां तक? ओके, चलिए आगे। चैलेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इस पे हम काफी लिटरेचर कर चुके हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिग्रेडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इथोस, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस डिसिप्लिन इन द हाउस, पॉलिटिकल वेंडेटास। डिफरेंट कारणों से हाउसेस को जो परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। ना मैंने पहले ही कहा यार, ऐसे ढेरों आर्टिकल हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, एनरिचमेंट हो जाएगा। ये करंट अफेयर मैंने सिर्फ इस वजह से उठाया कि हम कुछ ये इंपॉर्टेंट डेटा नोट कर लें। मैंने तो क्वेश्चंस भी दिए थे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ऊपर, खासकर एक क्वेश्चन दिया था डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, जब आप मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर आंसर्स वर अबाउट पैसेज ऑफ द बिल्स इन द हाउस, बट वो क्वेश्चन आप जरा नोट कीजिए, मैंने लेजिस्लेटिव फंक्शन पे तो डाला ही नहीं है। क्वेश्चन वाज अबाउट डेलिब्रेटिव फंक्शन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड लॉ मेकिंग कैन be one deliberative function. Then there are huge deliberative functions, motions, resolutions, question hour, 0 hour, debates, discussions, multiple things are there. Getting my point? तो उसको ब्रॉड पिक्चर में लेके आना था, फिर वही डेटा की कमी के इंसाइटफुल डेटा नहीं कोड कर पा रहे हैं। सो प्लीज डू राइट, ये कुछ डेटा कहीं यूज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डेज सिर्फ इतना ही नोट करना है, इससे बाकी तो लिटरेचर है। फर्स्ट लोकसभा 135 days in a year and Rajya Sabha 93 days. कितने दिन काम किया था इन्होंने ऑन एन एवरेज? मतलब फर्स्ट लोकसभा जब मैं कह रहा हूं तो 5 साल, और हर साल ऑन एन एवरेज लोकसभा 135 दिन काम कर रही है आपकी। देन 1960s एवरेज ऑफ अ ईयर ड्रॉप टू 120। फिर आगे मैडम इंदिरा गांधी, 1971 onwards 70 days a year, 70 days a year। तो ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड तो आप 70s में ही आ गए थे। एंड देन 17th लोकसभा, लास्ट लोकसभा, ओनली 55 days a year। So needless to say anything, like you can use this data for many answers कि सर इतने नंबर ऑफ डेज का तो आप लॉज ही देख रहे हैं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के अंदर। एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके नंबर ऑफ डेज ही रिड्यूस हो गए तो छोड़ दीजिए आप लेजिस्लेटिव फंक्शन, डेलिब्रेटिव फंक्शन, हमारे यहाँ लॉज आधे घंटे के अंदर पास हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ लॉज इस बार आधे घंटे के अंदर पास हो गए। क्लियर यहां तक? ओके, देन फर्दर इफ एनीथिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस जस्ट अ लिटरेचर, पूरी तरह से फेल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि रिटेल डिफेक्शन को रोक पा रहा है लेकिन जो लार्जर डिफेक्शन है उनको नहीं रोक पा रहा है, और खासकर स्टेट में बुरा हाल है। तो पिछले टाइम में चाहे मध्य प्रदेश सरकार गिरी हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार का फॉल हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ
इफेक्टिव नहीं है। और एंटी डिफेक्शन लॉ का बल्कि उल्टा असर देखने को मिल रहा है कि अब लेजिस्लेटर्स अपनी फ्री विल पर डिबेट्स एंड डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में तो चाहे बीजेपी के ही एमपी को इससे तकलीफ हो, लेकिन एक शब्द भी इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सका। सबने क्या पार्टी का स्टैंड लेना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एक और चीज ये आ रही है कि कोई भी लाइक वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो अ पर्सन एन एमपी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, नॉट ओनली द सर्वेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से सीट चली जाएगी सर, तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल ओवरटोन्स भर गए हैं हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट्स के दौरान। आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी में कहीं भी चले जाइए, कहीं पर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। यू गो टू यूएस लेजिस्लेचर, बल्कि वहां तो एक टर्म चलती है लॉग रोलिंग। वो अलाउ करते हैं कि मान लीजिए कोई डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन कोई बिल लेके आया और डेमोक्रेट को लगा यार ये बिल तो बड़ा सही है, तो इंडिविजुअल उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रिपब्लिकन के बिल को सपोर्ट कर सकते हैं। दे अलाउ दिस थिंग, यार अल्टीमेटली आप फ्री विल के ऊपर काम कीजिए। ऐसा कुछ हमारे यहां देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। गोल्डन मीन वैसे एक वर्ड यूज करते हैं सर किसी भी चीज में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अंडर आर्टिकल 105 वी आर हैविंग इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द हाउस विच इज लार्जर देन आर्टिकल 19(1)(a), बट फिर रेगुलेशन कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आप जो है एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी देके रखना है, लेकिन साथ साथ में उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द हाउस होनी चाहिए। तो बहुत सारे टाइम पे आप देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही मिसयूज किया जाता है। यार गाली गलौज तक हो जाता है वहां पे, तो जूते चप्पल चलते हैं वहां पे। तो क्लियर? चलिए, रिजॉल्व पार्लियामेंट्री कमिटीज। एक ये पॉइंट नोट कीजिए आप, दैट considerable decline in referred bills during past 2 decades. Only 45% bills, इसको भी छोड़ो, आप लिखो, मतलब अगर लिखना है तो लिख लीजिए, एक और डेटा लिखिए। 17th लोकसभा, ड्यूरिंग 17th लोकसभा 16% bill, less than 20 even, 1/5 भी नहीं गए। 16% bills were referred to parliamentary committees. क्या है कॉन्सेप्ट सर ये जो भी मैंने लिखवाया? आई बिलीव मल्टीपल टाइम वी हैव डिस्कस दिस थिंग। एनीवन वुड एक्सप्लेन मैंने भी क्या लिखवाया? डायरेक्टली पास में। देखिए, और ये और भी ज्यादा जरूरी क्यों है, खासकर हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज का सपोर्ट इस वक्त क्यों चाहिए? तो याद है वी आर हैविंग 24 parliamentary standing committees related to each and every ministry. Then any bill would comes that would relate to one or another ministry. तो होना ये चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास ये बिल भेज दीजिए। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? लार्जर 31, 21 from 10 from, and I believe we know that these 21 and 10 are taken proportionately to all the political parties. ये जब 21 लोग मान लीजिए डिफेंस कम्युनिटी में आपने चुन लिए, तो ये सिर्फ बीजेपी के नहीं होंगे, सब पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, यहां से भी ऐसा ही है। तो डोंट वी फील अनऑफिशियली, डू नॉट राइट इन योर पेपर, बट क्या हमने ऐसा नहीं कर लिया कि एक मिनी पार्लियामेंट सा क्रिएट कर लिया? लोकसभा राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन हो रही है और उम्मीदवार हैं हम कि सब पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो एक मिनी पार्लियामेंट सा क्रिएट कर लिया। आप बिल इनके पास भेजिए डिटेल स्क्रूटिनी के लिए, ताकि ये उसमें अच्छी चीजें भी हाईलाइट कर सकें, कुछ अमेंडमेंट करनी है, डिलीट करना है, एडिशन करनी है, वो अमेंडमेंट प्रपोज कर सकें। तो पार्लियामेंट का बहुत सारा वक्त बच जाएगा। फिर इन्हीं की रिपोर्ट पर एक डिस्कशन पार्लियामेंट में हो जाएगा। और खासकर सर, जब आप आज 135 दिन की जगह कितने दिन काम कर रहे हैं? सिर्फ 55 डेज काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास पॉसिटी ऑफ टाइम है। तो इस वक्त और ज्यादा जरूरी क्या है
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का यूटिलाइजेशन, स्पेशली फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। लेकिन इसके उलट आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें भी रिडक्शन लेके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, इफ आई टॉक अबाउट ओनली द लेजिस्लेटिव अरीना, दैट वी आर destined टू लिव अंडर गवर्नमेंटल लॉ। लेकिन अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, वी आर हैविंग अ राइट टू बी गवर्न्ड बाय पार्लियामेंट्री लॉज, नॉट बाय गवर्नमेंटल लॉज। दोनों में बहुत फर्क है। जब मैं गवर्नमेंट टर्म यूज कर रहा हूं, अपोजिशन इन्वॉल्व नहीं है, शायद लार्जली एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही हो। पार्लियामेंट, इट्स नॉट अबाउट ओनली द अपोजिशन, रादर मल्टीपल पॉलिटिकल सोशल आइडियोलॉजीज वहां पे फंक्शन कर रही हैं, तो ज्यादा रिफाइंड लॉज आते हैं। यूटिलिटी समझ में आ गई कैसे यूज करेंगे मीन्स के अंदर? हाँ जी। कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली क्राइटेरिया जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना है, अंडर आर्टिकल 85 6 मंथ के गैप से पहले पहले आप एक सेशन करेंगे। वो सेशन चाहे आप 2 मिनट का कर लीजिए। सेशन कॉल कर लिया, आए और बस स्पीकर ने अनाउंस कर दिया आज के समाचार समाप्त हुए। वो कहते शुरू तो कर ला समाप्त। टेक्निकली इज दिस थिंग सर। 3 रेगुलर सेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। एनी डाउट प्लीज आस्क। हाँ, स्पेशल कमेटी के पास भेजा गया था, स्पेशल कमेटी फॉर्म की थी। 44 अमेंडमेंट अपोजिशन में प्रपोज किए थे जो एक्सेप्ट नहीं किए गए। हाँ जी। सैलरी के साथ तो रिलेट मत कीजिए, क्योंकि इट्स अबाउट यू नो लाइक पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट डेमोक्रेसी, इट्स अबाउट फ्री विल। क्लियर? बट हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डेज फिक्स कर देने चाहिए। इतना प्रपोजल आप दे दीजिए, पर वो मत कहिए कि सैलरी काट देंगे। मतलब यार, समझ रहे हो आप, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो वो सैंक्टिटी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ डेज आप कुछ प्रपोजल दे सकते हैं कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ डेज आप रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। सैलरी काटने की धमकी आपको मिला करेगी, ठीक है? ये नहीं लिखना। ओके। सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST लिस्ट एनीवन, क्योंकि भाई ये काफी उस वक्त अखबारों में भी आया थोड़ा बहुत, अगर आप पढ़ रहे थे। व्हाट इज द कंसेप्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट यू टू नो, बिकॉज आग पंजाब से ही उठी है। क्या है मोटा मोटी, कोई बताएगा सब क्लासिफिकेशन की गेम? काफी ठीक है। So now we are standing at a place where scheduled caste and scheduled tribe is not a homogeneous group, जो अब तक माना जाता था कि सभी में presumed backwardness है। क्या? चलिए देख लेते हैं। So मैं रिजल्ट पर बाद में आऊंगा। बेसिकली 1975 से ये गेम शुरू हुई थी, ठीक है? सो वी कैन हैव दिस, ठीक है? हालांकि नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हुआ ये कि सर 1975 के अराउंड पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और पंजाब ने बेसिकली दी वाल्मीकिज एंड मजहबी सिख, इस कम्युनिटी के लिए जो है रिजर्वेशन कर दिया था। ये तो बात का है, मतलब 1975 में सब क्लासिफाई कर दिया ना। इवेंचुअली पंजाब डजंट हैव द ट्राइबल पॉपुलेशन, सो ST रिजर्वेशन नहीं है, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है। अब शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के अंदर, लिस्ट के अंदर डिफरेंट कास्ट आती हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है चाहे OBC है। जो लिस्ट है बेसिकली डिफरेंट कास्ट आते हैं। अब तक का हमारा बेसिकली अप्रोच ये रहता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये होमोजेनस ग्रुप्स हैं, और सभी में बैकवर्डनेस हम प्रिज्यूम करके ही चल रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज हुई हैं, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो सभी को एक ग्रुप मान के हम ट्रीट करेंगे। 1975 पंजाब ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये किया कि मजहबी सिख और वाल्मीकिस के लिए कुछ अलग से पोस्ट रिजर्व कर दी जाके SC लिस्ट के अंदर ही। तो सब क्लासिफाई कर दिया कि यार बाकी SCs के साथ साथ इन दो को हम और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर?
अब पंजाब का अच्छा खासा काम चल रहा था, इसको कोई नहीं छेड़ रहा था। हुआ ये कि साल 2004 में ईवी चेन्नैया रूलिंग आ गई। आंध्र प्रदेश ने भी अपना ऐसा ही किया, तो वहां अपनी शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर 2 कम्युनिटीज के लिए उन्होंने सब क्लासिफाई कर दिया। तो पंजाब को कोई नहीं छेड़ रहा था, आंध्र प्रदेश के इस जजमेंट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ईवी चेन्नैया जजमेंट ये आती है 2004 के अराउंड कि सर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज अ होमोजीनस ग्रुप, आप उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई अलग से पोस्ट नहीं रख सकते हैं या किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। 2004 का जजमेंट आया। अब इसी लाइट में फिर क्या चैलेंज हो गया, पंजाब का ये नोटिफिकेशन चैलेंज हो गया, ये भी स्ट्रक डाउन हुआ। फाइनली फिर पहले नोटिफिकेशन थी पंजाब की, स्ट्रक डाउन हुआ, तो पंजाब ने अब लेजिस्लेटिव रूट का सहारा लिया। सो पंजाब केम विद पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट ऑफ 2006। तो फिर से इस चीज को लागू करने की कोशिश की गई एंड फाइनली 50% सीट रिजर्व कर दी गई मजहबी सिक्स और वाल्मीकि के लिए अंडर शेड्यूल कास्ट लिस्ट। क्लियर है? अब यही सारा मैटर चलता चला रहा था। फिर ईवी चेन्नैया रूलिंग को लोग दोबारा से चैलेंज करने लगे इन डिफरेंट केसेस कि सर होमोजेनस ग्रुप नहीं है। फाइनली इन्हीं सारे केसेस का कल्मिनेशन पॉइंट अब आता है जब सुप्रीम कोर्ट इन सारे केस के ऊपर रूलिंग देगी और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच बनाया ईवी चेन्नैया जजमेंट को फिर से रिव्यू करने के लिए कि नाउ इज द टाइम टू रिव्यू। क्लियर? नाउ सेटल डाउन अपॉन दिस थिंग कि ईवी चेन्नैया जजमेंट इज ओवर रूल्ड। तो ईवी चेन्नैया जजमेंट का सारा सार क्या है, एक लाइन में खत्म होता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज अ होमोजेनस ग्रुप। आप किसी भी कास्ट को उसमें प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसी के लिए स्पेशल सीट रिजर्व नहीं करेंगे। क्लियर? अब इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब राइट नाउ आर नॉट होमोजेनस ग्रुप्स। क्यों होमोजेनिटी नहीं है? तो होमोजेनिटी इसलिए नहीं है सर कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर अगर हम जाके देखें तो वहां पर भी जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं वो अपने आप को कोई दूसरों से ऊपर बताएंगी, दूसरे को नीचे बताएंगी। पहले तो सोशल रियलिटी की तरफ आइए। जो ये दावा करते थे कि होमोजीनस ग्रुप है, या हमारे यहां पर कोई भी ग्रुप होमोजीनस नहीं है अगर आप सोशल रियलिटी की तरफ देखें। आई एम नॉट राइट नाउ लीगली स्पीकिंग। आप में से किसी ने आर्टिकल 15 मूवी देखी है? आर्टिकल 15, ठीक है, देखिए बाकी लोगों ने। उसमें एक बड़ा प्यारा सीन आता है, वो आईपीएस साहब होते हैं, आयुष्मान साहब, ठीक है, वो सोशल रियलिटी को बहुत अच्छे से बयान कर रहा है। तो जाके पूछते हैं कि वो पता नहीं, अभी हम भूल गए थोड़ा सा, कि वो पंडित जी कौन है। तो के बोले वो ब्राह्मण है। तो बोले मैं भी ब्राह्मण हूं, क्या हम दोनों सेम है? बोले नहीं नहीं सर, वो गॉड ब्राह्मण है, वो बहुत ऊपर के, आप सरयू ब्राह्मण है, आप नीचे के हैं। बोले अच्छा। फिर वहीं पे और 2-4 कम्युनिटी खड़ी होती हैं। एक जाट भाई खड़ा होता है कि ओबी के हम तो ओबीसी हैं सर। तो तुम्हारा ओबीसी हो गया, तो फिर हरियाणा वाले धरने पे क्यों बैठे हैं? एंड डिफरेंट कि सर मैं पासी हूं, ये है कि अच्छा आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं। अरे नहीं नहीं सर, हम तो इनसे बहुत ऊपर हैं, हम तो इनसे रिश्तेदारियां नहीं करते हैं। अब ये मेरे शब्द नहीं है सर, एक मूवी में समाज की सच्चाई दिखाई गई है। आप ओबीसी ग्रुप में चले जाइए, आप जनरल के अंदर चले जाइए, wherever we go there are many grades। हर कौम में कोई ना कोई एक दूसरे से अपने आप को ऊपर समझता है। मुझे अभी कोई बता रहा था कि जट्टां भी चलती है कि असी बेहतर जट्टां, तुसी उनने बेहतर जट नहीं हैगे। मैं कहा ठीक है ओके चलिए खैर, सोशल रियलिटी क्लियर है और ये सच्चाई है, नहीं मानना अलग बात। दूसरी तरफ इसी चीज को, सोशल रियलिटी को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है और फिर दूसरी तरफ आते हैं सर मैनी बेनिफिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज हाईलाइट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट एंड में ये भी दिया है कि अगर किसी एक फैमिली में एक जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया तो नेक्स्ट जनरेशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट जिन लोगों को मिला है वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि डिफरेंट
लिस्ट के अंदर कुछ फैमिली ओवर द जनरेशन रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं और अब वहीं तक कंसंट्रेशन हो गया क्योंकि दे कुड अफोर्ड बेटर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, better opportunities of different extracurricular activity, so ultimately they are better placed in the competitive exam. और फिर उसी कास्ट लिस्ट के अंदर जो लोअर स्टेटा है दे कुड नॉट अफोर्ड द बेटर एजुकेशन एंड अदर हेल्थ एंड डिफरेंट सर्विसेज, तो कंपटीशन में इक्वली प्लेस नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? सो अल्टीमेटली विद ऑल द सोशल रियलिटीज, द लीगल रियलिटीज, फाइनली सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द जजमेंट. 4-5 पॉइंट इसके लिख लीजिए. That first, सब क्लासिफिकेशन परमिटेड. तो 4-5 पॉइंट में लिखा रहा हूं सारी जजमेंट, बस इसको याद करना. सब क्लासिफिकेशन इज परमिटेड. स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड. स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड to subclassify scheduled caste, scheduled tribes, based on varying level of backwardness. Varying level of backwardness. Varying level of backwardness. Very important. Next. अच्छा, एक चीज नोट कीजिए, स्टेट्स आर परमिटेड, सो इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट स्टेट मस्ट सब क्लासिफाई. नाउ दिस इज ओपन टू स्टेट्स. वेरी फर्स्ट स्टेट इज तेलंगाना, हु इज एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ विद दिस. फर्दर गो. सर वो सिर्फ ओबीसी से रिलेटेड था, SC ST से रिलेटेड ही नहीं था. ठीक है, मैं वो पॉइंट भी करा देता हूं आपको फिलहाल इस वगैरह. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. स्टेट से ही प्रपोजल जाता है सर, तब जाके बनती है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट प्रेसिडेंट वुड स्पेसिफाई, दैट्स व्हाई. लिखें. द कोर्ट नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एम्पिरिकल डेटा. द सब क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा and historical evidence of systematic discrimination. Empirical data and historical evidence of systematic discrimination rather than arbitrary or political reasons. Arbitrary or political reasons. सबसे बड़ा फियर इस जजमेंट का यही था जो जजमेंट में ही सॉल्व किया जा रहा है. इसको समझ लीजिए एक बार. जैसे ये चीज आती है तो फिर फ्लड गेट्स वुड ओपन. डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने छोटे छोटे वोट बैंक को संभालने के लिए ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा और अनाप शनाप तरीके से अलग अलग कम्युनिटी, दे मे नॉट बी डिजर्विंग एज कंपेयर टू अदर्स, और उनको सब क्लासीफाई में बेनिफिट दे देंगे. तो बोले सर ये तो स्टेट्स के अंदर क्योस क्रिएट कर देगा. ठीक है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया आपको एम्पेरिकल डेटा लेके आना पड़ेगा जहां पर आप क्वांटिफाइबल तरीके से बैकवर्डनेस शो करेंगे. और इसी के साथ याद रखिएगा, इस तरीके का सब क्लासिफिकेशन इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू. तो मान लीजिए किसी एक स्टेट में ABC कम्युनिटी को सब क्लासिफाई कर दिया, तो ऐसे नहीं है कि बस 4 लोगों ने धरना किया था और CM ने पता किया यार पता करना वोट बैंक कितना, अच्छा टेंजिबल है चलो कर दो. नहीं सर, आपको क्वांटिफाइबल डेटा लेके आना है, आपको उस कम्युनिटी में एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज बैकवर्डनेस शो करनी है. तो पहला चैलेंज स्टेट के सामने यही है कि आप डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे. सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 पुराना हो चुका है आपका, और बहुत सारे स्टेट इस वक्त कास्ट सेंसस की डिमांड लिए बैठे हैं. तो अगर ये चीज आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट करनी है तो कास्ट सेंसस भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. फिर अदरवाइज स्टेट क्या करेंगे, बिहार की तरह अपने सर्वे कर रहे होंगे, और सर्वे सिर्फ सैंपल सर्वे होता है, वो रियल आपको डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. क्लियर यहां तक? चलिए लिखिए आगे. द कोर्ट क्लैरिफाइड
100% रिजर्वेशन फॉर एनी सब क्लास नॉट परमिसिबल। ऐसे उनको पता है ना पॉलिटिशियन क्या क्या कर सकते हैं। दो कम्युनिटी 100%, बाकी सब बाहर नहीं। चलिए 100% नॉट परमिसिबल। मैक्सिमम का एक क्राइटेरिया है। मैक्सिमम नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा। ओपन टू स्टेट है, मैंने नहीं पढ़ा है, सॉरी। आप मुझे अथॉरिटी के साथ बता दीजिएगा सर, यहां लिखा हुआ। सी, पहली बात तो अभी ओवरऑल रिजर्वेशन पे 50% जा चुका है क्योंकि सर ईडब्ल्यूएस इज देयर। ठीक है, तो और जब आपने ईडब्ल्यूएस को जनहित अभियान में चैलेंज किया 2022 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया उसको, और इंदिरा साहनी जजमेंट का 50% रूल उन्होंने कहा था दैट वाज टू द अर्लियर थिंग। तो ओवरऑल 50% भी तो अब खत्म हो चुका है। और यहां पर तो ऐसा 50% मैंने नहीं पढ़ा कि सब क्लासिफिकेशन में कोई 50% का रूल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर? जो 50% की आप बात कर रहे हैं वो ओवरऑल रिजर्वेशन, और वो भी अब फ्लेक्सिबल है, क्योंकि खुद जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 50% रूल इन इटसेल्फ वाज नॉट इनफ्लेक्सिबल। खुद इंदिरा साहनी जजमेंट में भी तो कहा गया था कि नॉर्मल सर्क्यूमस्टांस में 50% ब्रीच नहीं करना है, बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्क्यूमस्टांसेस बेस्ड ऑन द क्वांटिफाइबल डेटा स्टेट कैन ब्रीच 50% रूल। वो खुद इंदिरा साहनी लिख रही थी, तो ओवरऑल मान के चलते थे 50%। क्लियर? चलिए लिखें आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू राइट। यार ये ना सजेशन बहुत टाइम से पेंडिंग था, बट ज्यादातर एस्पिरेंट हेजिटेट हम इसलिए कर जाते थे कि अथॉरिटी नहीं दी कोट करने के लिए, और खुद का सजेशन थोड़ा रिस्की है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पता नहीं किस माइंडसेट का पर्सन आपका पेपर चेक कर रहा है ना, तो आग से क्यों ही खेलना। लेकिन अब क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, ठोक के लिखिए। क्या है सर? दैट क्रीमी लेयर प्रिंसिपल which was previously applied to OBC list. OBC list. As highlighted in Indira Sawhney case, 1992, should now also applied. Should now also applied to the scheduled caste and scheduled tribe list. ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ ही सेक्शन ऐसा है जिन्होंने मोनोपलाइज कर लिया सिस्टम को। अगेन आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डेरिवेटरी टू एनी कम्युनिटी, बट दिस इज द वर्डिंग ऑफ योर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो फिर जब आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करेंगे, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जल्दी से बताइए। कुछ क्राइटेरिया रखने से जैसे लाउडर प्लीज, लाउडर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्रीमी लेयर पूछ रहा हूं यार मैं। $8 लाख पर एनम। नाउ यू गॉट इट राइट। सी, इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर ये चीज आई थी कि जब ओबीसी लिस्ट में आपने 27% कोटा क्रिएट किया है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो बोले अदर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड फॉर अदर रीजंस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो फिर बोले यार ऐसा नहीं है कि कोई कास्ट आपने शामिल कर दी तो सभी को उसकी जरूरत है। जो अनडिजर्व्ड, मतलब जो डिजर्व नहीं करते, जिनको जरूरत नहीं, उनको एक्सक्लूड करो। कैसे करोगे? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए। क्रीमी लेयर बेसिकली वेल ऑफ पीपल, उनको एक्सक्लूड कर लीजिए लार्जली। अच्छा, फिर बोले सर पैरामीटर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पैरामीटर गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट ने 1993 से 1 लाख से शुरू किया था, जिसको अलग अलग टाइम पे बढ़ाया गया। प्रेजेंटली इट इज 8 लाख। तो 8 लाख पर एनम फैमिली इनकम है, उससे ज्यादा है तो फिर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, फिर ओबीसी का रिजर्वेशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे कम है तो रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। 8 लाख का ही क्राइटेरिया रखा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। एक अगर कहीं नोट करना है तो कर लीजिए, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसी मंथ रिपोर्ट किया है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर के 8 लाख के रकम को रिव्यू किया जाए। ठीक है, क्योंकि ओल्ड हो चुका है, बट अभी क्योंकि रिव्यू नहीं किया गया, कोई नई रकम नहीं आई है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक?
इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज। तो अगर ग्रुप ए या बी सर्विस में है कोई पर्सन, उनके बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक से इफ देयर इज जाट, ऑल्दो नॉट इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, ठीक है, सो इफ देयर इज एन आईएएस पर्सन एंड मे बी अ कांस्टेबल साहब, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज, अब मान लीजिए एक ही गांव के रहने वाले हैं, गवांडी ने, बट क्योंकि दिस पर्सन इज इन ग्रुप ए सर्विसेज, इनके बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ही फॉल्स इन क्रीमी लेयर, एंड बिकॉज ऑफ नॉन क्रीमी इनके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ये है बेसिकली क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। वेल ऑफ पीपल को एक्सक्लूड कीजिए, ताकि जो भी रियल नीडी हैं एक लिस्ट के अंदर, उनको ये बेनिफिट मिले। क्लियर? तो नाउ इट इज द टाइम, एज पर द सुप्रीम कोर्ट, दैट क्रीमी लेयर कंसेप्ट, उसके पैरामीटर आप डिफरेंट बना सकते हैं, but to be implemented in scheduled caste and scheduled tribe list. This is the most important thing of the judgment. Clear yahan tak? Lastly, if any generation in the family has taken the advantage of reservation and achieved a higher status, the benefit of reservation should not logically be available to the second generation. Any doubt? सब कुछ एडवाइजरी है इसके अंदर, कुछ भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता। ओपन टू द स्टेट्स, आप कर लीजिए। क्लियर? सो सी, इफ यू राइटिंग मेंस, टेक इट एज अ प्रोग्रेसिव जजमेंट। सी, प्रॉब्लम हमारे यहाँ के बहुत, एक तो पहले बाइनरी सोच बहुत है ना, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि मतलब उस पर बोलते हुए भी थोड़ा डर सा ही लगता है। Like the moment you talk about the reform and reservation policy, immediately there is a risk that you will be tagged as anti-Dalit. To talk about like tribals, there is a risk that you be labeled as Naxal. ठीक है? तो like you talk about women empowerment, you will be labeled as feminist. या पंजाब में और भी बहुत सारे शब्द हैं। You talk about LGBT rights, फिर तो गई तुम्हारी धज्जियां। अभी जो पंजाब की डेवलपमेंट है एलजीबीटी के राइट्स को लेके, मैं अपनी लेक्चर रिव्यू कर रहा हूं कि क्या क्या घटवाना है। बाइनरी स्टीरियोटाइप। तो प्रॉब्लम बड़ी ये है कि व्हेनेवर यू लाइक एज अ एस्पिरेंट, अगर हम हर पॉलिसी में रिव्यू की बात करते हैं, ये तो बेसिक गवर्नेंस सेंस है ना। आपकी कोई भी पॉलिसी है सर, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, बीट एनी, आप उसको टाइमली रिव्यू कीजिए और रिफॉर्म लेके आइए। तो व्हाई दिस रिजर्वेशन पॉलिसी इज ट्रीटेड एज अनटचेबल, कि इसको तो टच ही नहीं करना है। तो पॉलिटिकल पार्टियां मुद्दे उठाते रहते हैं कि इसके ऊपर तो बात ही मत करो। सर, अगर इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसका रिव्यू नहीं लेंगे, टाइमली रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे, तो अल्टीमेटली जिस इंटेंशन के साथ पॉलिसी लाई, वो इंटेंशन ही कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। टाइमली रिव्यू इसका भी जरूरी है, रिफॉर्म जरूरी है। इन द एंड ऑफ डे, Constitution doesn't want reservation to exist at all. I repeat, Constitution doesn't want to reservation exist at all. Constitution wants equality, larger equality in the society. Reservation is a tool. इसका benefit कुछ मिलेगा. It's just like a tunnel. कि कुछ backward कम्युनिटी है, इसको आपने फॉरवर्ड बनाना है। ये एक टनल है, यहां कुछ बेनिफिट मिलेंगे फॉर टाइम, आप लेके आइए, वो बेनिफिट दीजिए। सोशल रिफॉर्म और भी बहुत सारा सपोर्ट होना चाहिए। दिस जस्ट वन टूल, आप एग्जिट कीजिए। बराबरी पे आ गया, एग्जिट, एंट्री एग्जिट चलना चाहिए। उसके लिए जरूरी है रिफॉर्म्स, एज प्लेन एज इट इज। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? तो बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस को कोट मत कीजिएगा, उनके साथ तेजस्वी साहब क्या कह रहे हैं, अखिलेश साहब क्या कह रहे हैं, वो आपके काम करने। क्लियर यहां तक? चलिए,
Global Gender Gap Index. The most important thing from pre to mains purpose. ओके तो दो तीन इंफॉर्मेशन लिखिए दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि प्री में कई बार ना एजेंसी पूछते हैं कि कौन पब्लिश कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली बेंचमार्क फॉर द करंट स्टेट, या फिर सीधा लिखिए क्यों उतना लिटरेचर, 4 की पैरामीटर्स: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो। एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल। चार पैरामीटर याद कर लीजिएगा। ओके ठीक है, प्लीज डू राइट दैट इट इज फॉर 146 कंट्रीज। 49 है 2024 में, ये वेरी करता रहता है हर साल। मैं कह रहा हूँ कंट्रीज 146 कंट्रीज 129 श्योर। कितना इंडिया का रैंक? एग्जैक्टली राइट। कहां पढ़ा कहां पढ़ा? ठीक है 129, 2 पॉइंट का स्लिप है। चलिए इंडिया का हम आगे देखेंगे। 127 से 2 पॉइंट स्लिप हुआ पिछले साल के मुकाबले। चलिए देन प्लीज डू राइट 146 कंट्रीज। इंपॉर्टेंटली प्लीज डू राइट ग्लोबली। देयर विल बी 134 ईयर्स, 134 साल लगेंगे टू रीच फुल पैरिटी। 134 साल ओनली। और ये भी इनका वहम है, लिख लो। देखिए अब क्या है रिपोर्ट के अंदर, बेसिकली ये जो है गैप को शो करते हैं, जैसे इन डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। वही चीजें हैं कि अगर मान लो 100 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसके मुकाबले कितनी फीमेल जा रही हैं। जो अपॉर्चुनिटी 100 बच्चों को मिल रही है उसके मतलब 100 लड़कों को मिल रही है उसके मुकाबले 100 लड़कियों को कितनी मिल रही है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मेल्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, फीमेल कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फिर जितना भी रैंक देंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है दैट 68.5% गैप इज क्लोज्ड, तो इतना प्रोग्रेस हो चुका है। गैप कितना बचा है? तो जो भी पीछे का आपका रह गया अराउंड 32%, ठीक है, उतने परसेंट का गैप बचा है। मतलब इतने परसेंट का गैप ब्रिज हो चुका है। मैं कहना यह चाहता हूं जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे या कंट्री को ये परसेंटेज स्कोर दे रहे हैं, उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उतना गैप कंट्रीज ब्रिज कर चुकी हैं, उतना प्रोग्रेसिव कंट्रीज हो चुकी हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर पा रही हैं फीमेल। जो रेस्ट अमाउंट है उतना गैप बचा हुआ है, और टारगेट क्या है? इसी गैप को ब्रिज करना है। तो ओवरऑल जब हम सारी कंट्रीज का डेटा देखते हैं तो 68% विच इज प्रोग्रेसिव, 68% जो गैप है वो ब्रिज किया जा चुका है, 30% स्टिल एग्जिस्ट। क्लियर यहां तक? ओके प्लीज डू राइट टॉप परफॉर्मर्स। सीधा लिखिए आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। लेकिन इंटरेस्टिंग टू सी दैट इवन इन आइसलैंड 93.5% gap is bridged. So can I say that 6.5% gap is still existing there? So even most parity country जो है, जहां मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन सबसे लो है, वहां पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा।
या तो कुछ ऐसा होता कि एक ही कंट्री हमारे पास ऐसी होती कि यहां पर उल्टा हो जाता कि यहां पर क्या है कि 105% पैरिटी, लाइक 5% मेल को कम मिल रही है। ऐसा कहीं नहीं है। जैसा हमने इससे पहले करप्शन की बात की थी, दैट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इवन द टॉपर इज स्कोरिंग 90। क्लियर? सेम फिनोमेना हियर। सो फिनलैंड, नॉर्वे बॉटम, सबसे नीचे 146 सूडान, फेल्ड स्टेट, एंड जिसका हम पानी बंद करने जा रहे हैं पाकिस्तान 145। क्लियर? पता नहीं इस रिपोर्ट में क्यों नहीं आया, आई डोंट नो, है ना। अब ऐसे तो मल्टीपल कंट्रीज हैं, लाइक सोमालिया है, शायद इस लिस्ट में इंक्लूड ना हो, तो देखना पड़ेगा, मे बी दे नॉट इंक्लूडेड। क्यों ही करवाएंगे वो ऐसे सर्वे, है ना। सोमालिया, जितने भी फेल्ड स्टेट हैं उन सबका ये हाल होने वाला है। और अफगानिस्तान अगेन ब्रूटल, बिकॉज वो तो डेलिबरेटली फीमेल राइट के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। आई बिलीव एजुकेशन तो भी बैन है। अच्छा ठीक है, हाँ सारे तो ठीक है, यही लोग तो कर सकते हैं शांति की अपील, जिन्हें पता है वायलेंस होता क्या है। जो पहले से शांत हो, क्या स्विट्जरलैंड क्या अपील करेगा? तुम तो पहले ही शांत हो। और देयर वाज अ वीडियो क्लिप वायरल, है ना, देखिए आपने वो, कि वो कुछ तालिबान के कुछ इंपॉर्टेंट कमांडर्स वगैरह खड़े हैं और कोई फॉरेन की लेडी जर्नलिस्ट है, एंड शी इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट इज योर ओपिनियन फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, एंड दे वर लाफिंग, बोले हैं की कहती हुई इलेक्शन फीमेल, अच्छा, ब्यूटीफुल सोसाइटी, आई लव इट। चलिए छोड़िए, आ जाइए इंडिया के परफॉर्मेंस के ऊपर, कीजिए नोट डेटा। तो अफगानिस्तान शायद इस लिस्ट में ना हो, अदरवाइज तो टॉप, मतलब बिल्कुल बॉटम पे होता शायद। रेस्ट टू सी। इंडिया क्लोज्ड 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024। तो एक तो ये डेटा याद रखेंगे, 64% जेंडर गैप क्लोज कर चुके हैं हम। रैंक, एज अवर फ्रेंड सेड, 129। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। लास्ट ईयर 127 था, और इसमें लिख लीजिए कि 2 प्लेसेस जो स्लिप हुआ है, दैट इज बिकॉज स्मॉल डिक्लाइन in comparative terms in educational attainment and political empowerment। तो कहां पीछे गए हम इसमें? एजुकेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ अपॉर्चुनिटीज स्कोर्ड स्लाइटली इंप्रूव्ड। इकोनॉमिक एंड हेल्थ अपॉर्चुनिटीज स्कोर स्लाइटली इंप्रूव्ड, स्लाइट इंप्रूवमेंट। अदरवाइज इन दोनों में बहुत बुरे हाल है इंडिया के। हम अपने से कंपैरेटिव स्लाइट इंप्रूवमेंट है क्या? ओके ओके, ठीक है। ये तो मैं थोड़ा मेंस के लिए डिटेलिंग करवा दूंगा। एक और चीज आप लिखिए, चारों फैक्टर में इंडिया का रैंक क्या। देखिए ये जो स्कोरिंग है, जैसे ओवरऑल हमारा 129 रैंक आ गया, लेकिन फिर हर पैरामीटर पे भी कंट्री को रैंक करते हैं लोग, तो उससे हमें और डीपर इंसाइट मिलती है कि फिर हम जेंडर गैप में पर्टिकुलर पैरामीटर्स में कहां पर हैं। तो कभी आप हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं, वो सिंगल सिंगल पैरामीटर्स पे आप लिख सकते हैं। प्लीज डू राइट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, economic participation and opportunity, India's rank, guess? Oh, sound enough, sound enough. Exactly, and all thanks to इंदिरा गांधी एंड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए खैर, चलिए लिखते हैं 142। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी 142। वी आर हिटिंग द रॉक बॉटम। 146 की तो लिस्ट है। देन हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल अगेन 142, रॉक बॉटम। एजुकेशनल अटेनमेंट 112,
112 112, पहले वाले दोनों 142, अब 112, एंड राइट नाउ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 65th। इसमें कभी हम चौथे पैरामीटर पे 12 पे भी थे, डबल डिजिट, मतलब 12 पे, ठीक है। अब ये बताइए बाकी सब में हम ट्रिपल डिजिट में जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल हम मतलब उसमें हम 65 पे हैं, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है क्या यहाँ फीमेल की? लार्जली दे कंसीडर नेशनल डेटा, लार्जली दे कंसीडर नेशनल डेटा और एट लेस्ट स्टेट लेवल। क्या वजह थी फिर, आप बता रहे थे? एग्जैक्टली हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। देखिए उतना हमारे काम का नहीं है, लेकिन अगर हम पेडागोजी समझे, मेथोडोलॉजी, तो जब आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चेक करते हैं तो हर चीज के पॉइंट्स मिलते होंगे। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के हेड के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉइंट है वो ये है कि कितने टाइम तक आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट वो फीमेल रही हैं, इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। फिर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कितनी रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी नेशनल जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें मतलब एमपीज कितने हैं आपके, तो इनके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं। ऐसे ही फिर प्रोपोर्शनेट में पॉइंट कम होते चले जाएंगे। नाउ एज आई सेड, ऑल थैंक्स टू मैडम इंदिरा गांधी एंड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो 5 साल तो प्रेसिडेंट ही रह ली, उसके पॉइंट मिल गए हमें। और फिर इंदिरा गांधी मैडम का एक लॉन्ग टेन्योर देखने को मिला, उसके पॉइंट से इतने ज्यादा कलेक्ट हो गए हमारे पास, गेटिंग माई पॉइंट, तब हम लीड कर गए। लेकिन फिर ओवर द ईयर आप देख रहे हैं डिटीरियोरेशन आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, उसकी वजह से ज्यादा पॉइंट है। अदरवाइज अगर हम इसको भी डीप इनसाइड जाके देखें तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यहां देखने को नहीं मिलेगी। कितने परसेंट हमारे लोकसभा के अंदर फीमेल है? 74 फीमेल, 13-14% बना है, ठीक है। और फिर स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेचर में जो वीमेन पार्टिसिपेशन है वो भी 13-14% ही है। हाँ, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी वो जरूर बियॉन्ड 33% हो रही है, बट सेंटर और स्टेट लेवल में वहां पर लिमिटेड है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम चाहे 10 साल बाद ही लागू हो, जब वो लागू होगा फिर यहां पर आपको दोबारा जंप देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट, एनी डाउट? तो प्लीज ये डेटा अगर याद रह जाए तो मेंस में जरूर कोट कीजिएगा। नाउ जस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, जेंडर इसी से इंस्पायर होकर डिफरेंट डिफरेंट करंट डेटा क्या है हमारे पास, अगेन मेंस में ज्यादा काम आएगा। तो लिखें सेक्स रेशियो, यार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है ये, दैट सेक्स ओवरऑल सेक्स रेशियो 120 female as compared to 1000 male. So are we into surplus? As per 2011 census, what is the sex ratio of India overall? 825. No. We are talking about a state. 946. Clear? So ये डेटा जरूर सरप्लस शो कर रहा है, लेकिन प्लीज बी रिमाइंडफुल, दिस इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस का डेटा डिफर कर जाएगा। तो प्लीज हर जगह ये मत कोट कीजिएगा कि अब हमारी मेजोरिटी आ चुकी है और अब हम मर्दों को सबक सिखाएंगे। अभी सेंसस का डेटा आने दीजिए। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, दो नोट करते हैं ना हम, overall sex ratio and sex ratio at birth, that family health survey shows 929 obviously compared to 1000 male. MMR सीधा लिखिए 97 per lakh live births. What is MMR? I believe you know, maternal mortality rate. This is very important. 97, the first time we came into two digit, पहले 3 digit के पार रहता था, मतलब 137 150 तो मैंने भी पढ़ा हुआ है जब तैयारी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। नाउ इट इज 90। और देखिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट सिंपली जो भी लेडी चाइल्ड बर्थ के दौरान
चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से अगर उनकी डेथ हो जाए, ये उसका डेटा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पर 1000 पे नहीं निकालते हैं। अच्छा, इसके उलट एक डेटा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR होता है कि वो 5 साल तक की उम्र के बच्चे कौन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एज कंपेयर टू 1000 है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए लाइक 97 क्यों मैं प्रोग्रेसिव कह रहा हूं, इट इज नॉट पर 1000, इट इज लाइक 1 लाख। तो 1 लाख महिलाएं जो चाइल्ड बर्थ के दौरान किसी भी इशू की वजह से, क्योंकि देयर इज हाई नंबर ऑफ एनीमिक विमेन इन इंडिया, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। 1 लाख पर 97 की डेथ हो रही है, होनी ये भी नहीं चाहिए, बट इंडिया जैसी कंट्री में ये एक अचीवमेंट तो है, इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नेंस। क्लियर? ओके, चलिए आगे। मैल न्यूट्रिशन, अब बेटा बहुत जगह काम आएगा आपके, प्लीज याद कर लीजिएगा इसको, स्पेशली ऑफ मेंस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 18.7% of women aged between 15 to 49 years, 15 to 49 years are underweight. 21.2% of women having stunted growth. And this is the most important data, more than 50%. 53% of the women aged between 15 to 49 are anemic. And this is a high reason, this is the most crucial reason कि IMR और MMR जो हम अचीव करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एनेमिक होगा तो बच्चे की जान को भी खतरा है। क्लियर है यहां तक? ओके, एनी डाउट? प्लीज इस इंपॉर्टेंट डेटा को याद रखिएगा, मेंस वगैरह में काम आ जाएगा। ओबेसिटी का डेटा है नहीं, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए, एजुकेशन, NFHS, literacy rate in female is 70.3% compared to 84.7% for male. अच्छा, एक चीज और है, अगर तब तक आपका पेपर ना हो और सेंसस कंडक्ट हो जाए तो फिर वो डेटा, फिर इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, वो डेटा उठा लीजिएगा। और अगर सेंसस ये कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, 2026 से पहले भी नहीं करा रहे हैं, तो फिर यही डेटा काम में आने वाला है। चलिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस, NCRB रिपोर्ट, 4 lakh cases of crime against women. 4 lakh cases of crime against women in 2021. Child marriage, very important. 23.3% of women एज बिटवीन 20-24, जब सर्वे किया गया ये 20 से 24 साल की महिलाओं में, 23% वर मैरिड बिफोर 18. Child marriage is still a reality. Done? Done. Employment. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसकी भी रिपोर्ट भी आई है, वैसे आप वो भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमी के अंदर कवर करते हैं दैट 32.8% ऑफ फीमेल्स ऑफ वर्किंग एज वर इन लेबर फोर्स। As per ILO, International Labour Organization, and please make it very important, 81.8%, 80% भी अगर आप याद कर लें, 80% जो भी हमारा फीमेल वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉयड है, दे आर कंसंट्रेटेड टू इनफॉर्मल इकोनॉमी, एंड व्हेन दे आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल इकोनॉमी देयर आर लेस चांसेस टू गेट हाई सैलरी जॉब, दे आर इनटू लेस सैलरी जॉब्स। Please write wage gap. On an average, women in India paid only 21%
ऑफ द इनकम ऑफ मैन। अगर आदमी को 100 रुपए मिल रहे हैं तो फीमेल को 21 रुपए मिलेंगे ऑन एन एवरेज। ह्यूज डिस्पैरिटी। फैक्ट्री का बराबर ही होगी। सिर्फ सरकारी जॉब की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल वर्कफोर्स की बात हो रही है। सैलरी बराबर होती है, फिर उसके उत्ते ਤੁਹਾਡਾ टैलेंट। चलो इनफॉर्मल सेक्टर में है ना यार वो लोग। पॉलिटिकल डिस्पैरिटी। लिखें, ये डेटा पहले भी लिख चुके हैं आप, वो 74 वाला याद रखो, 13.3% एंड ऑल दैट थिंग। लोकल पंचायत 46% रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल टाइम, बस मेंशन कर लीजिए। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो लेबर फोर्स का सर्वे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। मेरे ख्याल से अभी आई है, अप्रैल में आई है लेटेस्ट रिपोर्ट, है ना? वो भी कंसीडर कर सकते हैं आप। चलिए, एनी डाउट? तो प्लीज ये डेटा याद रखिएगा। सिर्फ एक ही रीजन दे रहा हूं इस डेटा के इररिलेवेंट होने का, अगर सेंसस डेटा आ गया तो तब ऐसा बहुत सारा डेटा उसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज यही डेटा आपके काम आने वाला है हर जगह पर। लेटरल एंट्री इनटू इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ओके, 2019 से अब तक, 2018 में अनाउंस किया था, 19 से रिक्रूट शुरू किया था, और अब तक लगभग 63 लेटरल एंट्री रिक्रूट की गई है सेंटर में एट वेरियस लेवल्स। Anyone, what is lateral entry system? Please, sir. अपने पहले फिर मैंने समझा था दे, फिर मैंने क्रिटिसिज्म समझा दी। नहीं देखो, समझਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਈ ਡੋंट ਮਾਈਂਡ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। हाँ, क्रिटिसिज्म तो है कि यार सिलेक्शन प्रोसेस फेयर होगा कि नहीं होगा, बट अभी तक तो यूपीएससी इन्वॉल्व है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेयर सिस्टम है। चलिए, तो वो सुना है आपने कि बिना यूपीएससी का पेपर दिए आईएएस बनो, एक नई योजना आई है। सो लेटरल एंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ पोस्ट पे, जो ऑब्वियसली हायर लेवल पोस्ट है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के थ्रू लोगों को अपॉइंट ना किया जाए, बल्कि प्राइवेट या गवर्नमेंट के ऑफिस से एक्सपर्ट्स को लाके वहां अपॉइंट कर दिया जाए। जैसे इंडिया में इस वक्त जो लेटरल एंट्री अलाउ किया गया है वो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे। अभी तो सेक्रेटरी लेवल पे भी नहीं लिखे गए, बट व्हेन आई एम सेइंग सेक्रेटरी लेवल, दैट मींस इट इज अ मिनिस्टीरियल ऑफिस जॉब। तो जब आप ऐसा सुनते हैं कि बिना आईएएस का पेपर किए आप आईएएस बने, तो लेटरल एंट्री के थ्रू पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज डीसी और एसपी इन द डिस्ट्रिक्ट। अभी भी डीसी और एसपी इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी गोइंग थ्रू ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक रूट। अब जब हम सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं, तो एट डिफरेंट डायरेक्टर लेवल, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इवन सेक्रेटरीज, इन सब पोस्ट पे ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक प्रोग्रेशन के साथ लोग पहुंचते हैं। यार प्रमोशन के थ्रू ही जा रहे हैं, डीसी से आप कमिश्नर बने, कमिश्नर से आप सेक्रेटेरिएट सिस्टम के अंदर। भाई कोई भी आईएएस है तो शुरुआती दौर में 10 से 12 साल, 3 स्टेजेस हैं जॉब की। 10 से 12 साल आप फील्ड जॉब में, यू विल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 10 से 12 साल के बाद मिडिल लेवल ऑर्डर आ जाएगा, जब आप कमिश्नर लेवल पे हो जाएंगे। मेनली इट इज मॉनिटरिंग जॉब, एंड देन यू आर इनटू सेक्रेटेरिएट, देन इट्स अ पॉलिसी मेकिंग जॉब। तो अभी तक क्या चल रहा था 2018 से पहले? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट ही पॉलिसी मेकर्स बन रहे हैं जाकर। फिर हमने पढ़ लिया जर्मनी का सेकंडमेंट सिस्टम, जर्मनी में इसको सेकंडमेंट कहते हैं, यूरोपियन सिस्टम है। तो वहां पे क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से भी लोग आएंगे, लेकिन कुछ की पोस्ट पर प्राइवेट से या फिर गवर्नमेंट से ही एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। नीड क्या है इस चीज की? नीड बेसिकली ये है कि सर, एक तो आज गवर्नेंस के सामने चैलेंजेस बहुत ह्यूज हैं, और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर जर्नलिस्ट। इंडिया में जर्नलिस्ट सर्विस है, स्पेशलिस्ट तो है नहीं, एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक फॉरेस्ट सर्विसेज। आईएएस बनने के लिए क्या कोई खास एजुकेशन अटेनमेंट होना चाहिए? नहीं सर।
क्या कोई डिफरेंट एग्जाम है? सर वही एग्जाम है, उसी के थ्रू आईएएस रिक्रूट हो रहा है, आईपीएस रिक्रूट हो रहा है, आईआरएस रिक्रूट हो रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूर डिफरेंट कर देंगे। तो बहुत सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने इस वक्त ऐसे चैलेंज हैं कि आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आईएनबी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अब उनको इंडिया में टेलीफोनिक सर्विसेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, अभी जो हम डिजिटल भारत निधि वगैरह पढ़ रहे थे, इस सब का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन चाहिए। या तो आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट के ऊपर जो आईएएस साहब आए हुए हैं या मैडम आए हुए हैं, वहीं पर क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि पता करो कि जियो में कोई बंदा बैठा हो जो इतने साल से जियो को इतना बड़ा करने में लगा हुआ है, उसको बुला लो यार। एयरटेल में कोई बंदा बैठा है, 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है उसको बुला लेते हैं। ऐसे ही रेलवे मिनिस्ट्री में है, यार हमें वंदे भारत चलानी है, ठीक है, तो पता करो कोई पर्सन है जो यूरोप के अंदर रेलवे में कहीं ना कहीं उसने काम किया हो। ऐसा कोई पर्सन है इंडिया के अंदर? कोई तो एक्सपर्ट मिल जाएगा। वी आर एवरीवेयर। इफ वी आर इनटू आईएमएफ, इफ वी आर इनटू वर्ल्ड बैंक, तो हम बाकी सिस्टम्स के अंदर भी हैं। उसको आप बुला लीजिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से डोमेन एक्सपर्ट्स को सीधा आप रिक्रूट करके लेके आएंगे कहां पर? ब्यूरोक्रेसी के अंदर। दिस इज कॉल्ड लेटरल एंट्री सिस्टम। कहां से? हम्म हम्म रिजाइन करके आएगा सर, रिजाइन करके आएगा। लेकिन हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, वापस जा सकता है अगर उसकी कंपनी के रूल अलाउ करते हो तो। जो मैं 63 की बात कर रहा हूं, इसमें से बहुत सारे अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने से पहले ही रिजाइन कर गए थे। नॉर्मली इस वक्त 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। नाउ कम टू दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल, लेकिन सिस्टम क्या है बस थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। सो अभी रिक्रूटमेंट का सिस्टम ये है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की पोस्ट होंगी, उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट निकालेंगे। जैसे किसी भी मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके आगे जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट निकाल दी। फिर आया लेबर मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर कोई इनका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट निकाल दी। तो ऐसे एक एक पोस्ट करके निकाल देते हैं। यूपीएससी उसकी नोटिफिकेशन निकालेगी, क्वालिफिकेशन बता देंगे। लाइक इफ आई से कि चलो फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी की जरूरत है, तो उसकी स्पेशल क्वालिफिकेशन बताएंगे। लाइक दे में से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि डोमेन एक्सपर्ट आपने चेक करना है। क्लियर? और उसके बाद सीधा होगा इंटरव्यू। कौन लेंगे? मिनिस्ट्री के कुछ लोग होंगे, यूपीएससी के मेंबर्स होंगे, और इस इंटरव्यू पे बेस्ड होके अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा थ्रू लेटरल एंट्री सिस्टम, एज प्लेन एज इट इज। एनी डाउट? क्रिस्टल क्लियर? ओके, अब इस सब को लेके सर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है? ठीक है, जैसे 45 मेंबर का निकाला था लेकिन प्रॉब्लम आ गई थी, ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, नोट्स में आपको मिल जाएगा। सो जो इस वक्त का प्रॉब्लम था सबसे बड़ा रिसेंटली कंसर्न है रिजर्वेशन। बस ये टेक्निकली समझ लीजिए, यहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं है। सर एक तो यहां पर रिजर्वेशन इसलिए लागू नहीं किया गया है कि पहले ही मैंडेट क्या है? डोमेन एक्सपर्ट्स लेके आने हैं। तो मेन क्राइटेरिया इज नॉट social cohesion or social inclusion. The main idea to select the best suitable person for the job. Point one. And second thing, technical reason. अगर मैं कोर करंट अफेयर की बात करूं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो कोर करंट अफेयर ये है बेसिकली कि पोजीशंस आर एडवर्टाइज्ड एज सिंगल वैकेंसीज। मान लो 45 इन्होंने वैकेंसी निकाली यूपीएससी ने, तो वो डिफरेंट मिनिस्ट्री में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर है, वो एक एक पोस्ट ही तो है। तो जब नोटिफिकेशन आती है तो सिंगल पोस्ट के हिसाब से आएगी। और मेरा ख्याल आपको ये पता है कि इवन इन प्रमोशन व्हेन देयर इज अ सिंगल पोस्ट, रिजर्वेशन पॉलिसी फिर इंप्लीमेंट नहीं करते। जब पोस्ट ही एक है, सिंपल सा बताओ, रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट कर लोगे? एक पोस्ट पे 15 लोग लगाओगे क्या कि तुम सब एक ही हो? जब पोस्ट ही एक है तो कैसे करोगे? 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब, 27% फॉर ओबीसी एंड 10% ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड 1/3 फॉर विमेन। आप वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं होता। तो बेसिकली 2 रीजन है, एक जो मैंने पहले बताया डोमेन एक्सपर्ट, और दूसरा सर सिंगल वैकेंसी है।
इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होती। अपोजिशन का क्लेम यह है कि आप बाईपास कर रहे हैं। तभी राहुल गांधी कई बार बोलते सुनेंगे कि आपको तो पता ही नहीं चला, बीजेपी ने रिजर्वेशन खत्म ही कर दिया, जस्ट बरगलाने का काम है और कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, टेल मी lastly, just to discuss, just to wrap up this topic, what is the benefit of lateral entry? एफिशिएंसी बढ़ेगी और इनोवेशन और क्या हो सकता है? और क्या फायदा? बस दो यार। जब पहले कहते थे, फिर आईसीआईसी बैंक की वो चंदन कोचर मैम पकड़ी गई, फिर लोगों ने कहा यही तो एक्सपर्ट तो लाने वाले थे तुम लोग। तो ये वाला पढ़ना हमारा कमजोर हो गया। अगर वो ना पकड़ी जाती हम लिखते थे। हाँ, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ कैसे? तो अच्छी बात है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस यार, प्रोएक्टिव गवर्नेंस सर, ठीक है। हाँ, अच्छी बात बता रहे हैं आप। हाँ, और कुछ और कुछ और फायदा? हाँ जी, डिसीजन ज्यादा बेटर हो सकते हैं। और कुछ और कुछ? चैलेंजेस क्या हैं? मतलब नहीं, इसको थोड़ा दूसरी तरीके से कही है। एज को मत लेके आइए, क्योंकि एक्सपर्टीज है वो। एज का कोई यहाँ पे इतना फैक्टर नहीं है। आप जीन रेजे को ले आइए, मार्वलस कर देगा वो काम उठा के। एमजी नरेगा दिया आपको जीन रेजे साहब ने, ठीक है सर। इसको आप दूसरी तरह से कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग सुने मेंस के लिए खासकर। सर ये लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं। जैसे अभी ज्यादातर पोस्ट पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 साल काम किया और फिर निकल लिया, ठीक है। एक तो जब मैं किसी पोस्ट में जाई 3 साल के लिए ना हूं, शायद मैं उतना मोटिवेट ना हूं बेहतर काम करने के लिए, ठीक है। और भी फैक्टर इसमें भी आएंगे कि एक तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस कितना सूटेबल एनवायरनमेंट मुझे देगा काम करने के लिए। सर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कीजिए, साल तो समझने में लग जाता है कि सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा, इससे भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ये है पॉलिसी मेकिंग। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे हैं जिनके रिजल्ट ही 5 साल 7 साल बाद आते हैं। आप पल्स पोलियो अभियान चला रहे हो, रिजल्ट कितने साल बाद आएगा सर? आप टेलीकॉम सेक्टर में, आप ये डिजिटल भारत निधि, वो रातों रात नहीं लग जाते टावर, उनके रिजल्ट्स आपको बहुत बाद देखने को मिलेंगे। अब ये अपनी घटिया वटिया पॉलिसी बना के यहां से निकल गया, ये जाके यूएस बैठ गया, मैं तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं। सर ये वाला पॉइंट लेके आइएगा, एज वाला नहीं, ठीक है। और कुछ और कुछ और कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? कम टाइम है, 5 साल प्रपोज कर देना। और बताइए और बताइए। चलिए देखिए, सिंपल जो पॉजिटिव्स हैं वो यही हैं कि एक तो फ्रेश ब्रीज मिलेगी हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को। दूसरा सर, एक अब अगर मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, अगर ये इसी तरह से एग्जीक्यूट हुआ तब कंपटीशन, लाइक एक तरह का फिनोमेना ये क्रिएट होगा कि अब जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, उसको पॉलिसी मेकिंग में कंपटीशन मिलने लग जाएगा। जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आएंगे और ये लोग हाईलाइट होना शुरू होंगे, और अगर ये बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो जो एक लेक्सिडिकल अप्रोच है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्या ठीक है प्रमोशन हो ही जाने हैं, सारा काम चल ही रहा है, आप डे टू डे वर्क करते चलिए, वो इनर्शिया टूटने का काम हो सकता है, ठीक है। देन इट कम्स टू सर, फ्रेश आइडियाज हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। इट्स नॉट अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट्स अबाउट वर्क कल्चर। जो स्लो पेस पे हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जब बड़ी गिनती में ये लोग रिक्रूट हो जाएंगे, वैसे 400 तक का टारगेट हमारा है कि 400 लोग तो लेके हम लोग आए इसके अंदर, तो जब वो काम करेंगे तो एक ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी। शायद यही लोग फिर क्या करें, एक इस तरह का एनवायरनमेंट करें कि रूल्स चेंज किए जाएं, जो बहुत सारा रेड टेपिज्म है शायद उसको कम करने की कोशिश की जाए। और फिर सर हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स बहुत सक्सेस हमें ऑलरेडी दे चुके हैं,
लेकिन इससे अच्छा, ये ऐसा नहीं कि 2018 में ही सरकार लेके आई, इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं था। जैसे अब हमने सिस्टम बना दिया 18 के बाद कि यूपीएससी टाइम टू टाइम रिक्रूट करेगी, लेकिन इससे पहले तो अमूल सुना है आपने, अमूल कोऑपरेटिव सरकार के साथ मिल गई, वो हु इज द पर्सन बिहाइंड इट? Parees Kurian, non-bureaucrat. Okay. Then, who was the person behind आधार? आधार कार्ड तो है आपके पास, तो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ये लॉ तो नहीं था, ये तो स्कीम के तौर पे आया था। तो कौन था पर्सन बिहाइंड आधार? रीड अबाउट नंदन नीलेकानी, अगेन नॉन ब्यूरोक्रेट, ठीक है। आईटी रेवोल्यूशन इन इंडिया, हु इज द पर्सन बिहाइंड? सैम पेट्रोडा, अगेन नॉन ब्यूरोक्रेट। इवन कई लोग तो कोट करते हैं, सर आपका सारा का सारा मिसाइल सिस्टम बना के दे दिया किस पर्सन ने? डॉक्टर एपीजे कलाम, नॉन ब्यूरोक्रेट, बट आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी तो दे दी उठा के। तो आप एट टाइम्स मॉन्टेक सिंह आलूवालिया इन प्लानिंग कमीशन, अगेन नॉन ब्यूरोक्रेट सर। तो मल्टीपल लोगों को आप लेके आए हैं जिन्होंने आपको बड़े प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करके दिखाए हैं। अब आपको क्या करना है? इसी चीज को सिस्टमेटाइज कर लेना है। व्हाट कैन बी द कॉन्स? सर कॉन्स कैन बी, पहली बात ये, अब जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें की हैं वो रियलिटी में कितनी प्रूव हो पाएंगी? पहली बात, रेसिस्टेंस फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट। स्टेटस को इस ब्यूरोक्रेसी, इनको तो यही नहीं पसंद कि ऑफिस में भी कोई एंटर करे, वैसे ही कोई ऑफिस में आता अच्छा नहीं लगता है, तभी घंटों आपको बाहर बैठा के रखते हैं। अब आके कोई पोस्ट ले रहा है, वो भी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से बाहर। आईएएस लॉबी, इस सिस्टम के बारे में पढ़ के देखिएगा कभी टाइम मिले तो, वो कितनी स्ट्रांग है। ये तो आईआरएस को नहीं आने दे रहे। कितनी भाई आईआरएस एसोसिएशन ने लिख के दिया है गवर्नमेंट को कि कम से कम कैग तो हमारा अपॉइंट कर लो। आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है, बोले नहीं आईएएस ही लगेगा। तो कितना कंजीनियल एनवायरनमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी इनको देगी काम करने के लिए, या कितना रेसिस्टेंस होगा? क्लियर, टीम वर्क की तो है अल्टीमेटली है। देन वर्क कल्चर, सर हम उस ब्यूरोक्रेसी से बिलोंग करते हैं जहां पर एक बार पीएम साहब का दौरा था और पीएम साहब को रिसीव करने के लिए सब लोग खड़े होते हैं इलेक्शन रैली के दौरान, और एक आईएएस की ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी, और क्योंकि जैसे ही पीएम उतरते हैं तो सबको लाइन बना के रिसीव करना होता है। वो आईएएस साहब बाकायदा रिसीव करने के लिए खड़े हुए, उन्होंने प्रॉपर सैल्यूटेशन भी किया जो होता है, ग्रीटिंग्स दिए, हाथ मिलाया, लेकिन अपनी रेबैन उतारना भूल गए थे। और उसके बाद यूपी सरकार ने उनको शोकॉज नोटिस इशू किया कि तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम सनग्लासेस के साथ पीएम को मिल पाए। रूल्स, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये ड्रेस कोड है, इसके साइन होंगे, इसके काउंटर साइन होंगे। इन सब में वो पर्सन कैसे फिट होगा जो गूगल के ऑफिस में निक्कर पहन के जा रहा था, जो शायद अपने ऑफिस में कुत्ता साथ लेके जा रहा था? गेटिंग माई पॉइंट? जिसको काम करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए एक फ्री स्पेस मिला हुआ था। अब आप रिजिडिटी में आ गए, अब उसको पता लगेगा अच्छा एक डिसीजन से पहले 25 लोगों के साइन लेने पड़ते हैं, तब वो कितना प्रोडक्टिव हो पाएगा। सो डिफरेंट चैलेंजेस इसके साथ जुड़े हुए हैं। एनी डाउट? क्लियर? तो ठीक है, वो सब मेंस की चीजें हैं, बस आप इसको देख लीजिएगा। लास्ट, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम, समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड, ठीक है जी। करंट अफेयर में इसलिए था, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, पंजाब के फंड रोक दिए थे, ठीक है जी। चलिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखें सीधा कुछ फैक्ट्स। यार इन्होंने क्या किया है, 14,500 स्कूल का टारगेट रखा है। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो बड़ा कि देखो हम तो एजुकेशन में ओवरऑलिंग कर देंगे, फिर अपोजिशन ने कहा कि वेट अ मिनट, पूरे देश में सिर्फ 14,500 स्कूल, और वो भी ओवर द इयर्स। सर इस स्पीड से चलोगे तो 1000 साल लग जाएंगे, आपसे इंडिया के स्कूल भी कवर नहीं होंगे। वो क्रिटिक पॉइंट है। क्लियर? पर चलिए लिख लीजिए क्या करना है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं इनको मॉडल स्कूल्स में तब्दील करना है। कैसे करेंगे हम आगे देख लेंगे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासेस एंड सो ऑन। सो further you write just few facts that it's a centrally sponsored scheme with 27,360 करोड़ रुपए, 27,360 करोड़ रुपीस
फ्रॉम 2022-23 टू 26-27, और इन 4 सालों में सिर्फ 14,500 स्कूल, 14,500 स्कूल, दैट टू अक्रॉस द कंट्री। और ये वेस्ट बंगाल और पंजाब वगैरह ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, बोले यार हमारी स्कीम तो तुमसे ज्यादा बेहतर है, हम बनाएंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस, हम चलाएंगे शिक्षा क्रांति, तो हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, उन्होंने फंड रोक दिया उठा के। चलिए लिख लीजिए कुछ चीजें। इट विल शोकेस, ये सारे स्कूल्स के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जाएगा। शोकेस all the components of National Education Policy 2020. की फीचर्स, प्लीज राइट डेवलपमेंट ऑफ, ये नोट्स में आपको इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, सिर्फ की पॉइंट्स जो याद रखने वो लिख लीजिए। दैट इज ग्रीन स्कूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन स्कूल्स? ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पता है क्या है? ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट ठीक है, वो थोड़ा सोलर कुछ ले आएंगे, जो ट्रेडिशनल बल्ब होते हैं इनको रिप्लेस करके एलईडी वगैरह लगा देंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट यहां पर है। ठीक है, देन मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक स्मार्ट क्लासरूम्स लाइक अवर्स, डिजिटल लाइब्रेरी, जी साइंस लैब, वोकेशनल लैब्स, किट्स, annual school grants for libraries or sports. Lastly, mother tongue and local language to be encouraged. Mother tongue or local language to be encouraged. चलिए एक इसके बारे में लिख लीजिए, समग्र शिक्षा अभियान। मैं सिर्फ 2 लाइन लिखा रहा हूं ऐसे से, that it aims at inclusive and equitable quality education, inclusive, equitable and quality education from preschool to class 12th, preschool to class 12th. And please write second important point, it subsume 3 existing schemes: सर्व शिक्षा अभियान, रमसा दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऐसे रमसा सुना होगा अगर कोई टीचर है रिश्तेदारी में तो, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, एंड टीचर एजुकेशन। तो इन तीनों स्कीम को सब्ज्यूम कर लिया है किसने? समग्र शिक्षा अभियान है। बस ये फैक्ट प्री के लिए याद रख लीजिएगा। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? रेस्ट तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। क्या? चलिए रैप अप देख लेते हैं कितना यार। ओके, डिजिटल भारत निधि, इससे पहले यूएसओ फंड हुआ करता था। तो टेलीकॉम ऑपरेटर के जो ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू कितने % सर्विस लेवाई है? 5% सर्विस लेवाई है। ठीक है, अब उसको कह देंगे डिजिटल भारत निधि। तो ये जो डिजिटल भारत निधि में पैसा है सीधा कंपनी से डीबीएन में जाएगा, पहले सीएफआई में जाएगा, फिर टाइम टू टाइम डिजिटल भारत निधि में जाएगा। डिजिटल भारत निधि के थ्रू एक ऑपरेटर, मतलब इसके लिए एक ऑपरेटर अपॉइंट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे, जो फिर इंप्लीमेंटर्स को सिलेक्ट करेगा थ्रू बिडिंग और थ्रू एप्लीकेशन। एम क्या है डीबीएन का? टू प्रोवाइड टेलीफोनिक कनेक्टिविटी ओनली इन रूरल एरियाज। फोकस इज रूरल बट अर्बन एज वेल। क्लियर?
कोई भी करंट अफेयर पहली बार आप करते हैं टाइम लगता है, जब आप उसका क्रक्स निकालते हैं इट्स अबाउट 4 to 5 पॉइंट्स, दैट्स इट। उसके अलावा सब लिटरेचर है। क्लियर? 4 से 5 ही पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए देन क्या है? हाँ, चैलेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य था मेरा कराने का कि नंबर ऑफ डेज में बता सकूं। तो 17वीं लोकसभा ऑन एन एवरेज कितने दिन काम करती? 55 दिन। तो वही शायद और कम हो जाए अभी, ठीक है। फर्स्ट लोकसभा नेहरूवियन एरा 135 डेज एंड डिटीरियोरेशन, तो आप ये दो भी याद कर लेंगे तो काफी हद तक ठीक है चीज। ओके, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ऑन एन एवरेज अभी अभी कितने बिल्स हम भेज रहे हैं? कितने? 16 ही ना? किसी ने 66 तो नहीं बोला, मुझे सुना 16%, 17 लोकसभा। चलिए देन सब क्लासिफिकेशन इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। ओके, थ्रू दिस जजमेंट शेड्यूल कास्ट लिस्ट विल बी कंसीडर्ड एज होमोजेनियस ग्रुप? नो, नॉट होमोजेनियस। ओके, 4 से 5 पॉइंट बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया क्या है। सब क्लासिफिकेशन अलाउड, एक मिनट, सब क्लासिफिकेशन अलाउड इन SC एंड ST बोथ लिस्ट। तो ST लिस्ट में भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। लार्जली वी टॉक अबाउट द शेड्यूल कास्ट ग्रुप, लाइक शेड्यूल ट्राइब में भी बहुत सारी ऐसी हैं चीजें। तो कुछ तो लाइक बहुत ही ज्यादा लाइक लोकसभा डिबेट्स तक हुई हैं कि सर ST लिस्ट के अंदर दिस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप लाइक दे आर नॉट हैविंग एडवांटेज, दे हैव क्रिएटेड हेजेमनी। क्लियर? तो वहां पर भी आप ये लागू कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? ओके। हाँ, लेकिन जो भी सब क्लासिफाई आप करेंगे एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पे होगा, विम्स एंड फैंसीज के ऊपर नहीं होगा। व्हाट एल्स? क्रीमी लेयर कैन बी इंप्लीमेंटेड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। और ये भी सजेशन सेकेंड जनरेशनल बेनिफिट ना दिए जाए, एज प्लेन एज इट इज। चलिए देन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडियाज रैंक 129। ये हमारा डिटीरियोरेशन है कि इंप्रूवमेंट है? Okay. अच्छा, एक बात बताओ, वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक कितना था? 96, 93 नहीं था, 96 है। क्लियर? ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी तो उसमें बहुत सारा डेटा है, वो आप याद कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, इंडिया ने जेंडर गैप ब्रिज कितना किया? 68, एग्जैक्टली राइट। 68 तो ग्लोबल है सर, इंडिया का 64%। चलिए ठीक है। देन लेटरल एंट्री वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। करंट अफेयर सिर्फ इस वजह से कि हंगामा हो गया था, तो वी नो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से सीधा एंट्री दी जाएगी इंटरव्यू बेसिस। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और चीज है इसमें, कभी मेंस में इसको ना डिटेल में करेंगे हम लोग गवर्नेंस में। जर्मनी में इसको कहा जाता है सेकेंडमेंट सिस्टम। अच्छा, वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग ये है सेकेंडमेंट वहां पर ये 2 वे ट्रैफिक है। जैसे अभी हमारे यहाँ 1 वे ट्रैफिक है, हम प्राइवेट या गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से एक्सपर्ट को लेके आ रहे हैं 3 साल गवर्नमेंट जॉब में। जर्मनी में वो अपने ब्यूरोक्रेट को क्या करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने भेज देते हैं। कि IB मिनिस्ट्री में सोचिए, अगर सेकेंडमेंट हमारे हो सकता है नेक्स्ट स्टेज इंडिया में भी वो होगी ही, लेकिन अभी तो क्योंकि हमारे यहाँ शुरुआत है। तो मान लीजिए कि आप ही IAS हैं, आप ही सेक्रेटेरिएट लेवल बैठे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और आप मान लीजिए INB मिनिस्ट्री में हैं, तो गवर्नमेंट आपको ही कह देगी कि यार ऐसा करो, आप जाओ 3 साल के लिए जियो में काम करके आओ। तो आपको 3 साल के लिए लीव कर देंगे, आप वहां काम कीजिए, एक्सपर्ट होके आइए, फिर वापस ज्वाइन कर लीजिए। या कोई और है किसी भी लाइक लेबर फोर्स में कि जा ऐसा करो 2 साल के लिए टाटा कंसल्टेंसी के साथ काम करके आओ। तो वो बोथ वे अलाउ करते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट को प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए भेज देते हैं, तभी वो कहते हैं सेकेंडमेंट सिस्टम। इंडिया में अभी सेकेंडमेंट नहीं है, ये 1 वे ट्रैफिक है। मतलब ब्यूरोक्रेसी में आने वाले टाइम में देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कल को यही सिस्टम क्या होगा, आपको इंटरनेशनल फर्म्स के साथ काम करने के लिए भेज देंगे। वो तो चलिए अभी भेजते हैं UN के साथ, बट फिर लाइक हो सकता है किसी को टेस्ला के साथ कि चल तू थोड़े दिन एलन मस्क के साथ काम करा जाके। ठीक है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ सकती। हाँ जी। जो मैं कह रहा हूं ये बंद नहीं हुआ, ये तो अभी लागू ही नहीं हुआ। किस चीज के बंद करने की बात कर रहे हैं आप?
ना कुछ बंद नहीं है अभी। सिर्फ मैंने पहले ही कहा वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वापस ले ली थी, बंद नहीं हुआ है। पॉलिटिकल हंगामा हो गया था, ये चलता रहेगा क्या? तो नोटिफिकेशन तो कोई भी आती है वापस ले लेते हैं, फिर से रीनोटिफाई कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाया करते हैं, कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाया करते हैं। तो ऐसा कुछ बंद करने का इरादा नहीं है सरकार का, बल्कि इसको तो सिस्टमेटाइज करेंगे। दिस इज द न्यू थिंग, दिस विल बी देयर, 100% विल बी देयर। क्लियर? चलिए, हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी एंट्री दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कैसे दे सकते हैं, वो किसी वाले उस पर्सन को भेज देंगे। ओके, सी नाउ, इसमें ना हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। जैसे पहली बात तो देयर इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वी हैव सेट सम क्राइटेरियाज सुटेबल टू द जॉब, और उसमें भी इंटरव्यू के थ्रू बेस्ट सुटेबल पर्सन को हम लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और फिर यूपीएससी इज इन्वॉल्व, इंटरव्यू वगैरह लेंगे। हम एक चीज के माइंडसेट से निकले कि मेरिट को चेक करने का तरीका सिर्फ एग्जाम नहीं हो सकता। डिफरेंट पोस्ट के लिए आप डिफरेंट तरीके से मेरिट चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहां पे कोई मेरिटोरियस पर्सन आएगा, सिर्फ इतना ही है कि आप उससे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। लाइक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप जजेस रिक्रूट करते हैं तो आप एग्जाम लेते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं सर। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। दूसरा एक और चीज है, प्लीज एक कोशिश कीजिएगा, चाहे वो इकोनॉमी में चाहे पॉलिटी के अंदर भी हो, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट मत दिखाइए। एक ऐसा फिनोमिना भी कुछ बना हुआ है मीडिया, सोशल मीडिया, सोशलिज्म, कि प्राइवेट सेक्टर की करप्टिबिलिटी हम देखते हैं कि यार वो खराब ही हैं, कि अडानी अंबानी चोर ही हैं। बल्कि होना यह चाहिए कि इस वक्त जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर मैच्योरिटी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, हम इसके पोटेंशियल को हार्नेस कर सकें अपने बाकी सारे कामों के लिए। तो हमें इनकी मैच्योरिटी का फायदा लेना चाहिए। तो अल्टीमेट, मैंने पहले भी तो कहा एक दिन, लाइक गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्न? थ्री मोस्ट स्टेक होल्डर, की स्टेक होल्डर ऑफ द गवर्नेंस: स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी। मार्केट, सर लीजिए फायदा। तो अगर ये जीडीपी में आपको इंक्लूजन दे रहे हैं बहुत सारा, कितनी स्कीम्स आप लेके आ रहे हैं इनको मैच्योर करने के लिए, तो अगर यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है आगे सरकार में काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी मैं, तो इट्स नॉट टेकिंग अबाउट लाइटली, इट इज रादर हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गेटिंग माई पॉइंट? एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? क्लियर? आप एनआईएस जाइए पटियाला के अंदर, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो क्या हम सिर्फ साई के कोचेस को रख रहे हैं वहां पे? सिर्फ साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिर्फ उसके कोचेस तो नहीं है हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए? वी आर हैविंग क्यूबन कोच फॉर बॉक्सिंग, वी आर हैविंग रशियन कोचेस फॉर मे बी रेसलिंग एंड लाइक थ्रोइंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे आपको घूमते मिल जाएंगे। तो लाइक अगर प्राइवेट सेक्टर से भी कोई आ रहा है, ऑल्सो वन काइंड ऑफ लेटरल एंट्री इनटू द स्पोर्ट्स, आप वो भी कर सकते हैं सर। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? ऑल क्लियर? That will be all. Thank you.